देखो इसमें हमारा अगर कोई तल है जो चिकना है, यहाँ जितना भी हम पढ़ेंगे सब चिकना तल या वही घर्षण रहित तल, यानी जिस पे घर्षण नहीं है, क्योंकि अगला चैप्टर घर्षण का है। तो अगर ऐसे तल पे अगर हम कोई दो पिंड हमारे पास मान लो M1 और M2 है, और ये आनत तल का मतलब होता है झुका हुआ तल, वही इंक्लाइंड झुका हुआ, ये हो गया मान लो थीटा कोण पे झुका हुआ है, इसका द्रव्यमान मान लो हो गया M2। ठीक है, तो यहाँ पहली बात हम बता दें कि ये अगर यहाँ ऊपर या तो बल लगाएं, ऊपर क्यों क्या करें हम लोग, बल लगाएं, तब ये ऊपर जाएगा, नहीं तो अपने आप नीचे आ जाएगा, क्योंकि तल क्या है यहाँ पर चिकना है, तो अपने आप नीचे आ जाएगा। तो यहाँ हम चाहें तो गणना कर सकते हैं नीचे के लिए। ठीक है, नीचे के लिए चाहें तो गणना कर सकते हैं। पहली कंडीशन तो हमने मान लिया कि यहाँ पे मान लो हम बल लगा के इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। मान लो इस पर हमने लगा दिया बल F, कितना बल लगा दिया, बल F लगा दिया, जिसकी वजह से मान लो इसमें उत्पन्न हो गया त्वरण A। अब हमने क्या किया है, इस दूसरा पिंड इससे जोड़ दिया है, जिसकी डोरी क्या होगी, अवितान्य होगी और भारहीन होगी। हमने मान लिया इसका भारहीन, या वही मतलब भारहीन तो कोई पदार्थ नहीं होता, पर ऐसा मान लेंगे कि इसका भार क्या है, बहुत ही कम है, यानी कि नगण्य हो जाएगा, एकदम गणना करने योग्य नहीं है, M1 M2 के सामने कम हो जाएगा इसके अपेक्षा में। तो अब मान लो जब ये इसको खींचेगा तो यहाँ इसको कौन रोकेगा, डोरी का तनाव बल। ये डोरी का तनाव बल आता कहाँ से है, ये आता है यहाँ से, इसको खींचता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यही डोरी का तनाव इसको रोकेगा। क्यों रोकेगा, क्योंकि यही डोरी का तनाव जो T है वो अपने साथ M1 को भी खींचकर ऊपर ले जाएगा। बात में आई, जब इस पर हम बल लगा के ऊपर की ओर खींचेंगे तो इसमें मान लो ये त्वरण उत्पन्न हो गया, तो जब ये उसको ऊपर की ओर जब खींचेगा तो इसको तनाव बल रोकेगा, तनाव बल इधर इसका विरोध करेगा। देखो इसका विरोध करेगा नीचे की ओर, क्यों विरोध करेगा, क्योंकि यही तनाव बल यहाँ स्थानांतरित होकर वह M1 पिंड को फिर ऊपर की ओर खींचेगा। बात में आई नहीं आई। तो अब यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ गणना करनी है, तो यहाँ पे हम चाहें तो दो फिगर में पहले डिवाइड कर सकते हैं, इसी में डिवाइड कर दें या फिर अलग से यहाँ से बनाए, जैसे इसको हम पहले उठा लें, जैसा कहोगे, तो अलग अलग बना दे फिगर यहाँ से, या इसी में बता दें। जैसे मान लो ये इसका भार है, ये M1 है, M1 है ना, तो इसका भार कहाँ काम करेगा, नीचे की ओर। भार इसका कहाँ काम करेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। मैं इसको अलग से फिगर बना के बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें फिगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। देखो ये हमारा क्या हो गया, सबसे पहले इसमें आ जाओ, फर्स्ट फिगर इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं नीचे की तरफ से, तो ये हमारा हो गया थीटा कोण पे है, ये हो गया थीटा कोण पे, यहाँ पे हो गया M1, कौन हो गया यहाँ पर, ये हो गया M1। इसका भार कहाँ काम करेगा, सीधे नीचे की ओर काम करेगा, M1 G काम करेगा कि नहीं करेगा। और यहाँ इसको डोरी लगा रहा है ऊपर की ओर बल T, हमने यहाँ से इसको काट दिया, यहाँ से निकाल लिया, तो इससे M1 को कौन ऊपर की ओर बल लगा रहा है, डोरी लगा रही ऊपर की ओर बल। इसका भार कहाँ काम करेगा, नीचे की ओर। अब इस भार का अगर घटक निकालना हो तो देख लो, दो घटक, एक इस दिशा में और एक निकलेगा इस दिशा में। बात में नहीं है। ठीक है, अब देखो इस दिशा में जो है यह कोण हमारा क्या हो जाएगा, यह भी कोण थीटा हो जाता है, मैंने बताया होगा, यह भी कोण क्या हो जाता है हमारा, थीटा हो जाएगा। तो यह जो है इस दिशा में कोण की दिशा में ले जाओगे तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा M1 G, कौन सा घटक बनेगा, कॉस थीटा बन जाएगा, जो किसको संतुलित करेगा, यह इस तल के प्रतिक्रिया को संतुलित कर देगा। ठीक है, चूंकि हमारा जो पिंड है यह कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ, जब ये जिस त्वरण से आगे बढ़ेगा उसी त्वरण से क्या होगा हमारा, ये भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये अवितान्य है, डोरी है हमारी, भारहीन डोरी है। स्प्रिंग होती तो ऐसा नहीं होता, स्प्रिंग में कंपन होता है। ठीक है, तो स्प्रिंग में आगे वाले का जो त्वरण होगा उससे ज़्यादा त्वरण पिछले वाले को उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ये आगे पीछे उसी में गति करता रहेगा। बात में आ रही है, कभी भी स्प्रिंग से बात के किसी को खींचो तो आगे वाले से ज़्यादा गति पीछे वाला करेगा, क्योंकि पीछे वाला आगे पीछे दोनों तरफ गति करने लगेगा वो। बात में आ रही है, तो उसमें वेग परिवर्तन ज़्यादा होगा पीछे वाले में, स्प्रिंग से, इसमें नहीं। अब आ जाओ इसमें देख लो, ये हमारा हो गया, तो भार mg का
जो हमारा वियोजित घटक होगा M1G का, M1G जो cos थीटा होगा, यह संतुलित करेगा किसको? ये संतुलित करेगा N1 को। यहाँ थोड़ा सीधा बनेगा ये, ठीक है, ये ऐसे सीधे बनेगा ये इसको संतुलित करेगा M1G cos थीटा। इस दिशा में क्या बनेगा? इस दिशा में क्या बनेगा? ये बनेगा M1G sin थीटा बनेगा। क्या बनेगा? M1G sin थीटा। अब समझने की बात यह है कि इसका मतलब पहले पिंड के लिए ऊपर की ओर कौन सा बल लग रहा है? देखो ये दोनों संतुलित हैं, ये दोनों क्या हमारे संतुलित हैं, दोनों संतुलित है। क्योंकि अगर ये अधिक होगा तो हमने पहले भी बताया, अगर ये अधिक हो गया तो ये फर्श को तोड़ देगा, जो आना तल है इसको तोड़ के नीचे कर देगा, नीचे आ जाएगा तुरंत। और ये प्रतिक्रिया अगर अधिक हो गई तो कहाँ उठ जाएगा? ऊपर की ओर। तो अगर ये सीधे इस पे समतल पे ऐसे गति कर रहा है, ना तो नीचे आ रहा ना इधर ऊपर जा रहा, तल के लंबवत नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं आ रहा, तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, तो संतुलित हो गया। अब ये किस दिशा में? यह हमारा त्वरण ए से आगे की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? त्वरण ए से आगे की तरफ। तो बताओ यहाँ पे M1G sin थीटा अधिक है कि टी अधिक है? टी अधिक है। और टी जितना भी अधिक होगा, टी में से अगर घटाएंगे M1G sin थीटा, तो जितना भी बल ये अधिक होगा टी वाला, उसी बल से क्या होगा? ये ऊपर की ओर जाएगा। और इस पे जो अतिरिक्त बल है, नेट बल है, वही नेट बल, बात समझ आ रही है? नेट बल कैसे निकालते हैं? सबका सदिश योग करके। तो इन दोनों की दिशाएं क्या है? विपरीत है, इसलिए इसको हम घटा देंगे। जब हम सदिश योग करते हैं, हमने बताया था अगर समान दिशा में है सदिश राशियां सीधे जोड़ लो, विपरीत है तो घटा लो। और किसी कोण में है तो r बराबर √a² + b² + 2ab cos का फॉर्मूला लगा लो, है ना। तो यहाँ पर t के विपरीत ही है, तो इसको हम घटा देंगे। यह होगा F नेट बल, और जो F नेट बल जो होता है ना, वही बराबर क्या होता है? वही होता है हमारा वही हो जाएगा हमारा, किसके बराबर हो जाएगा? नेट बल किसके होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण के। तो जाएगा द्रव्यमान कितना है इसका? M1, त्वरण कितना हो गया? A। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें भी इससे क्या निकालना है? A और T का मान। तो यहाँ T का मान निकाल लो, चाहे ऐसे रहने दो, समीकरण एक बना लो, इसको बन गया। अब आ जाओ, अगर इसमें हम सेकंड फिगर के बारे में थोड़ा ध्यान दें, सेकंड वाले पिंड पे, दूसरे पिंड पे ध्यान दें, ठीक है। प्रथम पिंड के लिए हो गया ये, प्रथम पिंड के लिए हो गया। द्वितीय पिंड देख लो, द्वितीय पिंड के लिए देख लो, द्वितीय सेकंड बॉडी के लिए हो जाएगा, हो जाएगा सेकंड फॉर सेकंड बॉडीज। थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी ट्राई करनी चाहिए, है कि नहीं? फॉर फर्स्ट बॉडीज, बॉडी, ठीक है। अब आ जाओ, तो अगर सेकंड के लिए अगर हम आते हैं तो आनत तल को हम एक बार फिर से बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना इसको। हम इसको जो हमारा इंक्लाइंड है, आनत तल कौन क्या होता है? इंक्लाइंड सरफेस होता है वही, ठीक है। तो ये जो इंक्लाइंड है मतलब झुका हुआ है, इसको देख लो फिर से एक बार। यहाँ हम दूसरा पिंड बॉडी बना रहे हैं, ये हमारा बन गया सेकंड, जो सेकंड बॉडी M2 है, इसका भार कहाँ काम करेगा? नीचे की ओर। ये होगा M2G। भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। किसी के द्रव्यमान में G से गुणा कर दो, M2 द्रव्यमान है, इसमें G से गुणा कर दो तो जाएगा M2G, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, ठीक है। अब उसके बाद हमने कहा इसको सीधे ऐसे तल के नीचे खींचो एक लाइन, और एक तल के ऊपर ऐसे, तो ये हो जाएगा कितना कोण हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा M2G cos थीटा हो जाएगा कोण की दिशा में, ठीक है। एंगल के डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? M2G cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रतिक्रिया बल N2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तल की जो प्रतिक्रिया है, रिएक्शन जो है, वो क्या हो जाएगी? N2। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हम पिंड की गति किस दिशा में दिखा रहे हैं? तल के समांतर दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं? तल के समांतर। तल के लंबवत दिशा में हम कोई गति नहीं दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि तल के लंबवत जो ऊपर की ओर बल लगेगा या जो नीचे की ओर लगेगा, वह बल बराबर होगा, इस संतुलित अवस्था में होगा। समझ में आई कि नहीं बात? क्लियर समझ आ रहा है? ठीक है। तो अब देख लो इसको, ये जो हमारा पिंड होगा, बॉडी जो होगी, ये दोनों संतुलित हो गए हमारे बल, इनका हिसाब छोड़ दो, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे,
अब बचता कौन सा बल है, यहाँ पे देखो जो हमने फिगर बनाया, इधर लगा रहे हैं इस पे कौन सा बल, यफ बल लगा रहे हैं। कौन सा बल लगा रहे हैं, यफ बल देखो ऊपर की ओर, और नीचे की ओर इस पे कौन सा बल है, नीचे की ओर इस पर है टी बल। कौन सा बल है, टी बल लग रहा है, नहीं लग रहा है, लग रहा है। तो टी तो यहाँ है, ठीक है। इसी दिशा में m2g का एक घटक भी काम करेगा। कौन सा घटक है वो है m2g साइन थीटा भी काम करेगा। और इसी दिशा में कौन है, टी भी है। तो जब सदिश राशियां एक ही दिशा में होती तो उनको क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इसी दिशा में तनाव बल टी भी काम करेगा, इसी दिशा में m2g साइन थीटा भी कार्य करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझा गया, ठीक है। हम दूसरे पिंड को हम उठा रहे हैं, इसका जो भार होगा नीचे काम करेगा, एक घटक इस दिशा में आएगा, एक घटक इस दिशा में चला गया। जो प्रतिक्रिया बल रिएक्शन फोर्स को क्या करेगा, संतुलित कर देगा। इधर जो है दूसरा वाला जो है, यहाँ दूसरा घटक क्या होगा, साइन थीटा। इसी दिशा में तनाव बल भी लग रहा है इसको, तो तनाव बल और इसकी दिशा समान होगी, दोनों जुट जाएंगे, क्योंकि एक ही दिशा में दोनों लग रहे हैं। जब एक ही दिशा में दो बल लगेंगे दोनों जुट ही जाएंगे। इधर क्या लग रहा है, बल एफ। अब यहाँ इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे दोनों में से अधिक कौन है, क्योंकि हमारा जो पिंड है या ऊपर की ओर जो बॉडी है, ऊपर की ओर ए त्वरण से एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है। ऊपर की ओर जा रही है तो किसकी दिशा में जा रही है, एफ की दिशा में। यानी यहाँ कौन सा बल अधिक है, ये दोनों मिलकर भी कमजोर पड़ गए, अब क्या हो गया हमारा, अधिक हो गया। बात समझ में आई नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो यफ में से नेट बल निकाल रहे हैं, यफ नेट बल बराबर कौन अधिक है, ऊपर अधिक है ना, तो यफ में से घटाएंगे किसको, नीचे वाले को। नीचे हमारा कौन है, टी प्लस m2g साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया। यह बल ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, दिशा विपरीत है, तो जोड़ते समय दिशा विपरीत वाला जानते ही हो, सीधे घटा देते हैं। तो ये बड़ा वाला हो गया, छोटा वाला क्यों, क्योंकि इसी के दिशा में पिंड ए त्वरण से जा रहा है। तो जो नेट बल है यही होगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान कितना है, m2 है, त्वरण कितना है, ए है। हो गया कि नहीं हो गया, ये हो जाएगा हमारा एफ माइनस टी। टी की जगह हम क्या रख सकते हैं, टी की जगह अगर चाहे तो रख सकते हैं m1g साइन थीटा। ये हो जाएगा m1g साइन थीटा, ठीक है, प्लस m2g साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा m2a इक्वल टू यफ माइनस, कुछ छूटा है क्या इसमें, लग रहा है हाँ सही है, यहाँ पे टी का मान और भी है। रुक जाओ, एक काम करो, इसको माइनस से पहले गुड़ाई कर लो। ये हो जाएगा m2a इक्वल टू, इसको पहले लिख लो, यफ माइनस टी प्लस m2g साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नेट। ये हो जाएगा m2a, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। देखो हमारा काम क्या है, ए को निकालना और टी का, ए टी और इसमें भी है और ए और टी इसमें भी है। तो पहले काम करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो टी टी गायब हो जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। नोट कर लो इसको फटाक से। इसमें जो समीकरण 1 और 2 है, इसमें देखो प्लस टी, इसमें माइनस टी। तो पहला काम एक करो, दोनों को जो ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को जोड़ दो। दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ दोनों को जोड़ने पे यफ पहले आ जाएगा, यहाँ प्लस टी, यहाँ माइनस टी कट गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस m1g साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है, माइनस m2g साइन थीटा, ठीक है। और इक्वल टू इधर है m1a, उधर क्या है m2a, m1a प्लस m2a, यही निकालना है। ए कॉमन कर लो उसमें से, तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं जाएगा, हो जाएगा कॉमन, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एफ माइनस, दोनों में कुछ कॉमन, जी साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा
माइनस कॉमन ले लो पहले, तो जाएगा m1 प्लस m2 बचेगा। यहाँ ले लिया हमने g साइन थीटा कॉमन, ठीक है। हमने ले लिया माइनस कॉमन और g साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा प्लस m1, यहाँ बचेगा प्लस m2। इसको दबेद दो तो जाएगा a इक्वल टू, यहाँ जाएगा तो दोनों का बटा हो जाएगा, पहले इसका बटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा यब का बटा हो जाएगा m1 प्लस m2 और माइनस इसमें भाग करेंगे m1 प्लस m2 से तो ये कट जाएगा, बचेगा केवल g साइन थीटा। ये किसका मान हो गया? ये हो गया हमारा a का मान। और जब a का मान निकल गया तो चाहे इसमें चाहे उसमें किसी में भी रख कर हम निकाल सकते हैं मान को, ठीक है। तो अब हम रख देते हैं इस मान को किस में, यही पहले में रख दे रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसमें मान रख देते हैं, ये हमारा t माइनस m1 g है, यहाँ a का मान रखो, a का मान यहाँ रख देंगे, यहाँ a का मान हो जाएगा f अपान m1 प्लस m2 माइनस g साइन थीटा, ठीक है। इसमें कठिन नहीं होता, पर थोड़ा सा क्या है ना, जैसे बड़े बड़े आते हैं इसलिए कोई जल्दी टच नहीं करना चाहता, ये सब मैकेनिक्स में आता है, ठीक है। तो बाकी देखो गणना सब आसान है, लेकिन क्या है ना, जैसे इसमें डिवीजन करने में देखो उल्टा पुल्टा फार्मूला आता है, तो ये सब जो फार्मूले हैं ना हर कोई याद नहीं कर सकता। आगे अगर हाई लेवल की कंपटीशन देना हो, एग्जाम देना हो, तो ये सब समझना पड़ता है, और 2 बजाय 3 दे दिया तो अपने से निकालना पड़ता है, ठीक है। और कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव होता है, तुमको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, तुम अपने हिसाब से शॉर्टकट में फटाफट फटाफट करते जाओ, नीचे वाले सिरे शुरू करो, गणना करते चलिए। हमने कहा पीछे वाले सिरे शुरू करो तो गणना आसान होती जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, यहाँ पर हो जाएगा t इक्वल टू, इसको दबेद दो, माइनस m1 g को दबेद दो, ठीक है। तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 f बटे m1 प्लस m2 माइनस g साइन थीटा, ठीक है। ये इधर जाएगा तो माइनस m1 g साइन थीटा, इधर जाएगा तो प्लस m1 g साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा? प्लस m1 g साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसमें से भी अमाउंट कॉमन ले लो इसी के साथ, तो t इक्वल टू हो जाएगा, ये अमाउंट हमने कर लिया कॉमन, इसमें से भी कॉमन कर लिया, तो यहाँ पहले से ही है f बटे m1 प्लस m2 और माइनस ये है g साइन थीटा। इसमें से भी अमाउंट कॉमन कर लेंगे तो बचेगा प्लस g साइन थीटा बचेगा। ये दोनों आपस में क्या हो गए? कट गए, ठीक है। तो तनाव हमारा कितना आ गया? टेंशन T बराबर, ये हो जाएगा अमाउंट का गुणा इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 f अपान m1 प्लस m2, एकदम पिछला वाला ही आया, यानी तनाव उतना ही आएगा जितना किस पे आ रहा था, जितना हमारा समतल तल पे आ रहा था उतना अनंत पे भी आएगा। तनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पीछे वाले का द्रव्यमान केवल इसमें गुणा हुआ, देखो है कि नहीं है? सुन में आ गया? ये m1 है, m1 ही तो बचा है, देखो। तो हमने पहले भी बताया था कि यहाँ m1 से गुणा कर देते हैं, पीछे वाले द्रव्यमान से गुणा करते हैं। पीछे अगर 2 पिंड हो पहले वाले के पीछे तो दोनों का योग से गुणा कर देते हैं, तो तनाव वही आया है, सिर्फ त्वरण का फार्मूला बदल गया। उसका रीजन क्या है देख लो, अगर त्वरण तुम्हें निकालना है, त्वरण तुम्हें अगर निकालना है यहाँ पे, तो त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है f बाई ए, होता है कि नहीं होता है? हाँ, f बाई एम, या बाई एम होता है। तो ये हम जो बता रहे हैं शॉर्टकट में, यह केवल आनत तल पे चिकने के लिए ही है। चिकना मतलब होता है स्मूथ, आनत मतलब होता है इंक्लाइंड। पास में आ रही है? तो इसको कह सकते हो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, प्लेन मतलब समतल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब निकालेंगे त्वरण ए बराबर, तो ध्यान देने की बात ये है कि जो नेट में निकलेगा, सुनना ध्यान से, ये त्वरण निकलेगा हमारा, ठीक है। ये त्वरण जो मिलेगा ये हमें मिलेगा ए बराबर, मान लो मिलेगा, ठीक है ना। तो त्वरण यहाँ जो मिलेगा, ये टोटल बल हम कितना लगा रहे हैं? f ही लगा रहे हैं, लेकिन टोटल द्रव्यमान कितना है? m1 प्लस m2 है। ये कहाँ लग जाएगा? इसको ऊपर की ओर। लेकिन जब ये ऊपर ले जाएगा तो हमेशा हमें पता है नीचे की ओर कौन सा त्वरण लगता है? g। नीचे की ओर कौन सा त्वरण लगता है? g, जो इसमें क्या उत्पन्न करेगा? मंदन। लेकिन कैसे करेगा? g को इस दिशा में लाओगे तो g cos थीटा,
ये तो मंदन उत्पन्न नहीं करेगा। इस दिशा में जो लगेगा जी साइन थीटा, ये मंदन उत्पन्न करता है। बात में आ रही है? तो जो हमारा असल में नेट त्वरण जो काम करेगा, हम लगाएंगे इतना त्वरण, लेकिन इतना काम नहीं करेगा। इसमें से जी साइन थीटा वाला घटक कुछ कम कर देगा। यही कारण है कि मान लो जैसे हमारे पास अगर कोई पिंड है, ये पिंड है, अगर इसको हम बल लगा के सीधे खींच रहे हो, उतना ही बल लगाओ, त्वरण ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे इसको ऊपर ले जाना हो ऐसे, तो उतना बल लगाओगे, उतना ही बल लगाओ, लेकिन अब गति इसकी धीमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका एक घटक नीचे की ओर इसमें मंदन उत्पन्न करेगा। और समतल में कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात में आ रही है? किसी पिंड को ऐसे समतल पे घसीट के लिए, चिकना तल हो, कांच ऐसे रख लो, कभी चेक कर सकते हो, चेक करना जो चाहो तो कर सकते हो। एक कांच ले लोगे, सिंपल से कांच ले लो, और कांच लेकर ऐसे कांच रख लो और ऐसे पिंड रख लो, उस पर ऐसे खींचो उसको समतल, ऐसे ऐसे खींचो ऐसे सीधे, ठीक है। फिर उसी कांच को ऐसे तिरछा कर दो किसी सपोर्ट से, और अब तिरछा करके ऐसे तब ऊपर की ओर ऐसे खींचो, उतना ही बल लगा के। तुम्हें लगेगा कि अब जो है ज़्यादा गति नहीं बन रही है। उसका रीज़न क्या है? जब ऐसे समतल पे जब खींचते हो, ठीक है, तो समतल पे जब खींचते हैं तो हम जितना भी बल देंगे पूरा का त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, पूरा त्वरण बराबर हो जाएगा एफ बटे द्रव्यमान के बल। लेकिन जब ऐसे इस्तेमाल करोगे, ऐसे जब इस्तेमाल करोगे तो हमारा जो बल है वो त्वरण तो उत्पन्न करेगा, उतना ही त्वरण उत्पन्न करेगा, लेकिन इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर। कहाँ लग रहा है? सीधे नीचे की ओर। तो एक घटक इधर मिलेगा cos थीटा, एक घटक इसके दिशा में मिलेगा, इस गति की दिशा में मिलेगा कौन सा? जी साइन थीटा। कहाँ लगेगा वो लगेगा नीचे की ओर। और यही क्या करेगा? इस वाले दिशा में मंदन उत्पन्न करेगा, यानी ये घटाएगा ये। और यही नहीं, अगर इसका मान अधिक हो गया, इसमें जो त्वरण उत्पन्न हुआ एफ बटे m1 प्लस m2, ये इतना हमने त्वरण उत्पन्न किया अपने बल से, और इतना किसने मंदन उत्पन्न किया? जी ने किया। तो घटाएंगे तब जाके नेट त्वरण इतना बनेगा। अगर ये अधिक हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब भले हम ऊपर की ओर बल लगा रहे हैं, पर ये पिंड कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, भारी वस्तु हो, भारी मतलब द्रव्यमान ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अगर कोई वस्तु है तो उसको हम ऊपर की ओर खींच रहे हो, लेकिन वो कहाँ जाती है? नीचे को। हम उसको रोक नहीं पाते हैं, ठीक है। बात में आ रही है? जैसे मान लो 60-70 किलो 80 किलो वजन हो गया, अब जसवंत दुबला पतला है, इसको पकड़ा दिया जाए, रस्सी से पकड़ के रखो, ठीक है, तो पता चला कि वो तो आएगा ही नीचे, जसवंत को भी लेके नीचे आ जाएगा। तो उसका जो रीजन है, कौन अधिक होगा? ये वाला पोर्शन अगर अधिक हो जाए तो ये नीचे आ जाएगा। क्लियर समझ आया कि नहीं है? अगर मान लो यहाँ हम बल लगाए ही नहीं, तो ये सीधे कहाँ जाएगा? यही जो बल है सीधे नीचे आ जाएगा। ये आपकी चर्चा तब इसमें नहीं की जाएगी, तब यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले इसको नोट कर लो, फिर तुरंत हम बता दें। इसको समझ में आ गया? ये सिंपल सा एकदम है। इसमें फार्मूला जो होता है टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें डेरिवेशन सिंपल होते हैं एकदम, संतुलन, ठीक है। समझ में आ गया ना? यहाँ पे अगर मान लो प्रतिक्रिया से पूछा जाए कभी, तो यहाँ जो पहले प्रतिक्रिया लगेगी n1 बराबर ये हो जाएगा m1 जी cos थीटा, और दूसरे जो प्रतिक्रिया लगेगी वो क्या हो जाएगी? n2, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी m2 जी cos थीटा, ठीक है ना। अगर कभी भी समतल है तो समतल पे अगर कभी भी अगर कोई कोई भी प्रतिक्रिया लग रही है, सीधे भार के बराबर होती है। समतल पे अगर कोई पिंड है तो सीधे प्रतिक्रिया बराबर भार होता है, mg सीधे नीचे की ओर और r कहाँ होगा? ऊपर की ओर। लेकिन आनत तल पे है तो हमेशा mg cos थीटा ही लगता है, ठीक है। तो इसकी जो प्रतिक्रिया यहाँ लगेगी, यहाँ पे इसका भार कहाँ होगा? नीचे की ओर होगा, इधर लगेगा m2 जी cos थीटा, और ऊपर की तरफ होगी प्रतिक्रिया इसकी, ठीक है। तो हमें जैसी भी जरूरत होगी कहीं भी हम उसके हिसाब से निकाल सकते हैं, क्या पूछ रहा है, क्या गणना करना है। संतुलन समझ में आया कि नहीं है? संतुलन समझ में आया? मान लो अगर यहाँ बल ना लगाएं, यहाँ पे बल ना लगाया जाए, और तब हमसे पूछा जाए बताओ कितना त्वरण होगा, तो कैसे निकलेगा? ये तो मान लो तभी भी यही रहेगा, प्रतिक्रिया तब भी वही रहेगी, प्रतिक्रिया वही बनेगी ना, प्रतिक्रिया वही बनेगी। अब अंतर क्या होगा? यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो बल होगा ये कहाँ काम करेगा? ये हो जाएगा m1 जी, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m1 जी, और इधर की ओर कौन सा बल काम करेगा? इधर काम करेगा m1 जी साइन थीटा लगेगा। इधर कौन लग रहा है? तनाव बल T। मान लिया अब त्वरण A से कहाँ खिसक के आएगा? नीचे ही आएगा, क्योंकि ये चिकना तल है ना, तो यहाँ पे कौन सा अधिक हो जाएगा? m1 जी साइन थीटा। अधिक है कि नहीं है? तो हो जाएगा m1 जी साइन थीटा माइनस इसको कौन रोकेगा? T, माइनस T बराबर हो जाएगा m1 A। बात समझ आई कि नहीं आई?
उसके बाद इसको उठाओ, अब इसका जो भार होगा m2g यहाँ काम करेगा, m2g cos थीटा इस दिशा में होगा, जो किसको संतुलित करेगा, प्रतिक्रिया को। और इस दिशा में कौन सा बल लगेगा, इस दिशा में बल लगेगा m2g sin थीटा। क्या लगेगा यहाँ पर, m2g sin थीटा यहाँ बल लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपना लगा लोगे। अब ये दोनों की दिशा एक ही सेम हो गई ना, इसलिए देखो तेजी से आएगा एकदम, ठीक है। और हो सकता है कि इससे ज्यादा वेग इसका बन जाए। तो यहां पे गणना है T2 और m2g की, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गए, दोनों जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा T प्लस m2g साइन थीटा इक्वल टू, इसके विपरीत कोई बल है क्या इधर, कोई भी बल नहीं है, क्योंकि तल जो है हमारा चिकना है, समतल है, तो यहाँ हो जाएगा 0। तो यहाँ से T बराबर क्या हो जाएगा, -m2g साइन थीटा। इसका मतलब है कि तनाव बल यहाँ क्या होगा, विरोध करेगा m2g साइन थीटा का। यानी तनाव बल नेगेटिव का मतलब हो गया कि यहाँ तनाव बल 0 हो जाएगा, दोनों में कोई तनाव बल ही नहीं रह जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये कंडीशन है, इसीलिए इसको कंडीशन ये दिया नहीं गया है, क्योंकि इसमें तनाव ही नहीं रह जाएगा। कभी भी दो पिंड को ऐसे छोड़ दो, रस्सी यहाँ पे ढीली हो जाएगी, तनाव खत्म हो जाएगा तुरंत, ठीक है। मान लो हमारे यहाँ बंदूक है, हमने क्या किया, बंदूक से यहाँ से जो गोली छोड़ी जा रही है, गोली, ये हो जाएगा U बराबर कितना हो गया, 150, ये हो गया 150 मीटर प्रति 150 मीटर पर सेकंड है, 1500 मीटर पर सेकंड है। कह रहा है यहाँ से लक्ष्य हमारा कितना दूर है, यहाँ से जो लक्ष्य है उसकी दूरी है 150 मीटर। इसकी दूरी कितनी हो गई, 150 मीटर हो गई। यहाँ से लक्ष्य है यहाँ पे कोई मान लो, ठीक है। तो लक्ष्य मान लो सीधे यहाँ पे दागी जा रही है, यहाँ सीधे लक्ष्य हमारा। तो जब ये यहाँ से चलेगा तो इस पे इसका जो भार होगा mg कहाँ लगेगा, इस पर नीचे की ओर, इस पे एक त्वरण लगने लगेगा नीचे की ओर, जिससे गोली धीरे धीरे क्या होने लगेगी, नीचे की ओर दबने लगेगी। अब इसका वेग जितना ही अधिक होगा उतना इसका प्रभाव कम होगा, ठीक है। तो अब कितना नीचे आएगा इसकी गणना करने के लिए ऊर्ध्वाधर पूछ रहा है, कितना नीचे लगेगा, हमने मान लिया h नीचे लगेगा, ठीक है। h क्या लगेगा, नीचे लगेगा। तो हमें चाहिए h, ध्यान देना, हमें क्या चाहिए, h। तो h निकालने के लिए हमारे पास कौन से गति के समीकरण हैं, दो गति का समीकरण है विस्थापन निकालने के लिए, दूसरा और तीसरा। दूसरा अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें समय चाहिए, क्या चाहिए, हमें समय चाहिए। तो हम दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा जो हमारा होता है, पहला जो होता है वह वेग और समय में संबंध होता है, और दूसरा जो होता है विस्थापन वाला, वो विस्थापन और समय में, तो यहाँ पे समय चाहिए तब निकाल सकते हैं। तीसरा होता है वेग और विस्थापन में संबंध होता है, तो वहाँ पे हमें वेग चाहिए। तो यहाँ तो ऊर्ध्वाधर घटक में देखोगे तो यहाँ वेग 0 है प्रारंभिक, पर अंतिम वेग हमें नहीं पता है कि नहीं है। तो दो कंडीशन है, समय निकाल लेते हैं तो दूसरे से निकलेगा, अगर समय निकालने के समय में वहाँ पे पहुँचेगा तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर वेग अंतिम निकाल ले तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलो हम समय निकाल लेते हैं, समय निकालेंगे, समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे, क्षैतिज घटक का हम प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें, क्षैतिज घटक का। तो समय बराबर क्या होता है, वेग बटे विस्थापन होता है, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो समय बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे वेग। विस्थापन कितना है, ये है 1500 मीटर। कितना है क्षैतिज में, 1500 मीटर, और बटे, बात में आ रही है, समय निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर विस्थापन बटे, क्योंकि यहाँ पे क्षैतिज घटक में चूंकि कोई त्वरण नहीं है, क्षैतिज घटक में कोई त्वरण नहीं है, इसलिए हम आसानी से समय निकाल सकते हैं। बात में आ गई। तो हम समय निकालने के लिए यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे, यस बराबर ut प्लस हाफ AT²। तो क्षैतिज में कोई चूंकि त्वरण नहीं है इसलिए पद नहीं आएगा, सीधे आएगा विस्थापन बराबर वेग गुणे समय। तो यहाँ से समय बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विस्थापन बटे वेग हो जाएगा, प्रारंभिक वेग, ठीक है। विस्थापन हो गया हमारा 150 मीटर, क्षैतिज में कितना दूर जाएगा, 150 जाएगा, और बटे वेग इसका कितना है 1500। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये कट जाएगा
15 धाम 150, 1/10 यानी 0.1 सेकेंड लगेगा इसको वहाँ पहुँचने में। ठीक है, यानी लक्ष्य तक पहुँचने में इसको 36 के हिसाब से निकाला हमने। हालांकि समय के लिए 36 और ऊर्ध्वाधर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समय अदिश राशि है, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे समय निकालने के लिए 36 विस्थापन और 36 वेग का प्रयोग किया है। ठीक है, जिसमें कोई त्वरण नहीं होता है। क्लियर हो गया ये? अब समय निकल गया, इतने ही समय में ऊर्ध्वाधर घटक में निकाल लो, ऊर्ध्वाधर घटक निकाल लो। ऊर्ध्वाधर यानी वही हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, सॉरी वर्टिकल निकाल लो। वर्टिकल जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम लगा रहे हैं ये वाला समय मिल गया हमें ना, तो यहाँ पर हो जाएगा h बराबर ut प्लस हाफ GT²। ऊर्ध्वाधर में कौन सा त्वरण लगेगा? एक ही जगह G लगेगा। और एक बात और, U हमारा इसमें क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि हम शुरू में इसको कैसे भेज रहे हैं? 36 में। हमने ऊर्ध्वाधर वेग कुछ दिया ही नहीं है, तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया? 0। तो h बराबर हो जाएगा हाफ GT²। G का मान 10 दिया और T कितना हो गया? 0.1 का होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया हमारा 5। ठीक है, ये हो जाएगा 5 गुणे, ये कितना हो जाएगा? इसका वर्क कर देंगे 0.01, ये हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया मीटर। इतना मीटर वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो अगर इसमें ऑप्शन हम देख लें तो मिला सकते हैं इसमें। अगर सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया है तो सेंटीमीटर बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, सेंटीमीटर बदल जाएगा, तो हो जाएगा 100 से गुणा करने पर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ले जाओ। यह जो गणना है यह क्षैतिज के लिए है, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल में हमें प्रारंभिक वेग दिया गया, गोली प्रारंभिक वेग से क्षैतिज में चलाई जा रही है, तो 1500 प्रारंभिक वेग दिया गया है और इस दिशा में कोई त्वरण नहीं लगता है, क्षैतिज वेग में नहीं लगता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण लगता है। तो क्षैतिज गणना करेंगे तो कोई त्वरण नहीं होगा, ये क्षैतिज के लिए गणना हो गई। इसका प्रयोग करके हमने समय निकाला, कितने समय में? यहाँ से यहाँ लक्ष्य पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचेगा, पहुँच रहा है यहाँ पर, यहाँ से जब पहुँचेगा तो हमने समय की गणना कर ली क्षैतिज का प्रयोग करके। अब जब ऊर्ध्वाधर घटक लगाएंगे तो सूत्र यही होगा, लेकिन अब यश की जगह, क्षैतिज की जगह ऊर्ध्वाधर विस्थापन मिलेगा। और ऊर्ध्वाधर गति के लिए यहाँ हमने शुरू में कितना वेग दिया था? शुरू में हमने ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना वेग दिया? कुछ भी वेग नहीं दिया, हमने तो क्षैतिज भेजा है, क्षैतिज वेग दिया है इसको। ऊर्ध्वाधर वेग तब निकलता है जब ऐसे वेग दो तो एक घटक क्षैतिज में आ जाएगा और एक घटक कहाँ चला जाएगा? ऊर्ध्वाधर में। या तो ऐसे वेग दो इस कोण पर तो एक इधर निकलेगा तो एक इधर निकलेगा। पास में आ रही है? यहाँ हमने वेग क्षैतिज में ही दिया है, ऊर्ध्वाधर वेग शुरू में हमने क्या दिया है? 0 दिया है, तो इसलिए ऊर्ध्वाधर की जब गणना करेंगे तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग क्या हो गया? 0 हो गया। और त्वरण एक ही जगह क्या लगेगा तब ऊर्ध्वाधर दिशा में? G लगता है, पिंड नीचे आएगा भी। ठीक है, फार्मूला और समीकरण वही होते हैं, बस घटक का अलग अलग निकाला जाता है। और घटक का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखना है, मान बदलता है सदिश राशि, जैसे वेग हो गया, यहाँ वेग बदला है, त्वरण बदला है, समय देखो वही है, क्योंकि समय अदिश राशि है, इस पर घटक का प्रभाव नहीं पड़ेगा। घटक किसके होते हैं? सदिश राशियों के होते हैं। ये देखो विस्थापन का भी प्रभाव पड़ा है, क्षैतिज विस्थापन हुआ है, यहाँ पे कौन सा विस्थापन है? ऊर्ध्वाधर विस्थापन है। क्षैतिज के लिए प्रारंभिक वेग 1500 दिया गया है, पर ऊर्ध्वाधर के लिए प्रारंभिक वेग दिया ही नहीं जा रहा है। ऊर्ध्वाधर में प्रारंभिक वेग हमने कुछ दिया ही नहीं है, 0 दिया है। और यहाँ पर क्षैतिज में कोई त्वरण काम नहीं कर रहा है, कोई त्वरण नहीं, एक समान वेग से हमने गोली छोड़ दी। इसको रोकने वाला है कौन? हवा को नगण्य मान लिया जाता है। हवा की घर्षण क्या माना जाता है? नगण्य माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे त्वरण जो हो गया उसका 0 हो गया। लेकिन अगर वो ऊर्ध्वाधर दिशा में गति होगी तो G लगेगा, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, और G की वजह से G की दिशा नीचे होती है, इसलिए धीरे 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 नीचे आने लगेगा। तो ज़्यादा नीचे थोड़ी आ रहा है, देखो 5 सेंटीमीटर मात्र नीचे, तो 5 सेंटीमीटर कोई प्रभाव पड़ा नहीं। इसीलिए गोली हम बहुत ज़्यादा वेग से चलाते हैं तो हमें लगता है कि असल में नीचे नहीं आती है, पर नीचे आती है, पर बहुत ही कम आती है। तो नहीं, जैसे कहने वाला होता है कि इसमें ऐसी ऐसी गोलियां आती है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो बताओ तुम कितने मीटर पे मार रहे हो? 150 मीटर पे, है ना? तो अगर बहुत ज़्यादा अगर स्पीड और बढ़ा दी जाए तो हो सकता है कि और गोली नीचे कम आए, क्योंकि वेग पे डिपेंड तो कर रहा है। देखो यहाँ पे इसी वेग के द्वारा, वेग जितना ही अधिक होगा समय उतना ही कम मिलेगा, और समय जितना ही कम मिलेगा तो समय का वर्ग और भी कम आएगा। समय का वर्ग क्या होगा?
और भी कम आएगा तो ऊंचाई जो नीचे की तरफ जो नीचे आ रही है गोली वो और भी कम होती जाएगी। तो गोली का वेग बढ़ाकर ये जो विक्षेपण है इसको कम किया जा सकता है, पर होगा जरूर, थोड़ा सा ही पर होगा जरूर। ये गुरुत्व का प्रभाव है।